सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे इसके लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और आज हम लेकर आए हैं प्रश्न नंबर 13.2 और ये है भाई आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित। यहाँ पे जो अध्ययन की किताब में प्रश्न नंबर 13.2 है, इसमें हमको शंकु के छिन्नक से संबंधित पूरी जानकारी मिलेगी। केवल इसी से संबंधित पूरे प्रश्न रहने वाले हैं। तो बेसिक जानकारी के साथ शुरुआत करते हैं कि क्या होता है शंकु का छिन्नक और क्या होता है बाकी सारी चीज़ें हम देखते चलेंगे। तो भाई बात यूँ होती है कि अपने पास एक शंकु है, ठीक है। अगर किसी समतल कागज़ से ऐसे कट कर दिया जाए, काटने के बाद जो ऊपर की ओर प्राप्त होगा वो तो एक छोटा शंकु होगा, लेकिन जो नीचे प्राप्त होगा वो उसका आकार शंकु के जैसा नहीं रह जाएगा और इसे कहा जाता है छिन्नक। ओके, तो हमको इसी छिन्नक के बारे में पूरी डिटेल समझनी है। अब छिन्नक इस प्रकार से रखा गया है, तो आप यूँ देखें कि ऐसा छिन्नक होता है। आपने फिल्मों में देखा होगा, लैंप जो होता है ना, ऐसे करके लैंप होता है, नीचे ऐसे ऐसे टेबल लैंप होता है, बल्ब जलता रहता है और ये चमकीला सा रहता है। या फिर आपने बाल्टी देखी है, बाल्टी जो होती है वो इसी के आकार की होती है, गिलास इसी के आकार की होती है और कई प्रकार के बर्तन इसी के आकार के होते हैं। तो ये होता है आपका छिन्नक। अब इसमें होता क्या है, ये जो ऊपर और नीचे दिखाई दे रहा है ये दोनों के दोनों आधार कहलाते हैं, दोनों ही आधार कहलाते हैं। अब नीचे वाले को हम त्रिज्या मान लेते हैं, ये R1 है, ये बड़ी वाली R1 हो गया, यहाँ पे छोटी वाली R2 ले लेते हैं। ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है इसकी सीधी ऊंचाई h कहलाएगा। शंकु में भी तिरछी ऊंचाई होती है L, इसमें भी हम तिरछी ऊंचाई लेंगे L, ठीक। और इतना प्रकार से आपको प्राप्त हो गया है। अब इसमें आपको क्या क्या मिला, तो मिला है आधार की त्रिज्याएं, आधार की त्रिज्याएं जो कि हैं भैया R1 और R2, जहाँ पे जो R1 है वो बड़ा है R2 से। ओके, तिर्यक ऊंचाई प्राप्त हुई है, तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी, वो है L। और ऊंचाई जो सीधी ऊंचाई है, हालांकि हमें इससे पहले लिखना चाहिए था, वो है h। ओके, तो अब संबंध एक स्थापित कर लेते हैं, जैसे कि शंकु में था L R H के बीच में, वैसे ही संबंध स्थापित करने के लिए इनके एक रिलेशन को देखते हैं। अगर आप सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, ओके, तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन जाता है, समकोण त्रिभुज। ये तो आपकी सीधी ऊंचाई h के बराबर होगा, ये तिरछी ऊंचाई L के बराबर होगा, ये वाला पार्ट किसके बराबर होगा, यहाँ से पूरी डिस्टेंस है R1 जो कि यहाँ पे लिखी गई है, ये R2 है। अगर हम इसको खींच रहे हैं तो ये एक आयत बना के हम खींच रहे हैं, जितना ये R2 है उतना ही यहाँ पे R2 है, ये वाला हिस्सा R2 हो गया केवल यहाँ से यहाँ तक। ये वाले हिस्से की लंबाई अगर निकालना है, टोटल R1 में से R2 घटा देंगे तो R1 माइनस R2 प्राप्त हो जाएगा, जहाँ पे आपका जो R1 है वो बड़ा है। अब इस त्रिभुज में हम देख सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस ये जो मिला है हमारा R1 माइनस R2, उनका जो भी अंतर रहेगा उसका स्क्वायर, ठीक। और ये वाला तो फिक्स है, ऐसा रहना चाहिए, यानी R1 बड़ा होना चाहिए। पता चला अब किसी अपने छिन्नक में R1 को छोटा मान लिया और फिर घटा के अब माइनस में कोई मान निकाल रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आपको प्लस में ही, मतलब बड़ी में छोटा घटाना है। हम इसे याद रखेंगे कि ये आगे वाला जो है बड़ा होना चाहिए। अब इतना जब आपने समझ लिया है तो आगे जो समझना है वो है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी हम समझ लेते हैं। वक्र पृष्ठ मतलब ये जो इधर के एरिया है, यहाँ से ये जो वक्र सतह दिखाई दे रही है, यही आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। हम केवल यहाँ पे वक्र पृष्ठ के रूप में इसका नाम प्रयोग कर रहे हैं। अब इसका जो वक्र पृष्ठ होगा बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आपका
शंकु का होता है पाई आर एल, लेकिन चूंकि एल यहाँ पे दो ठीक है तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर रहना चाहिए, तो आर की जगह पे R1 प्लस R2 दोनों का योगफल रख दिया जाएगा और एल। अच्छा, योगफल ही क्यों, गुणनफल क्यों नहीं, अंतर क्यों नहीं, तो ये फार्मूला है। अब इतनी डेप्थ में मत जाइए, ऊपर से इसको देखिए और केवल याद कीजिए, ठीक है। जिस जानकारियों के बारे में ज़्यादा बेहतर बता दिया गया उनके बारे में आपको ध्यान देना है, और जिनके बारे में पता है मतलब ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं तो उसमें मत याद रखो कि कैसे R1 प्लस R2 ही लिया है, माइनस क्यों नहीं लिया, प्लस क्यों नहीं लिया, तो ये फार्मूला है, ठीक। वक्र पृष्ठ का यानी ये जो एरिया है वक्र पृष्ठ यहाँ वाला, ये पूरा जो दिखाई दे रहा है ऊपर और नीचे छोड़ करके वही आपका वक्र पृष्ठ है, और यहाँ पे पाई आर एल जैसे कि शंकु के लिए लगता था वैसे पाई आर की जगह पे R1 प्लस R2 और एल हो जाएगा। और फिर बात कर लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ की। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ में आपको हमेशा की तरह वक्र पृष्ठ तो जोड़ना ही पड़ेगा, तो हम यहाँ पे वक्र पृष्ठ का फार्मूला लिख लेते हैं, यानी हमने वक्र पृष्ठ ले लिया है, साथ में आधारों का क्षेत्रफल यानी ऊपर और नीचे वाला जोड़ देना है। ऊपर लेंगे तो नीचे वाला पहले लेते हैं जो कि पूरा R1 है, तो यहाँ पे पाई R1 स्क्वायर प्लस ऊपर वाले का है पाई R2 स्क्वायर, सॉरी, तो इसका यही रहने वाला है। और इसमें और ज़्यादा फिर कुछ कॉमन लिया तो जा सकता है, आप यहाँ से पाई कॉमन ले सकते हैं, लेकिन इतना लेने की ज़रूरत नहीं है, जाने देते हैं। अब लास्ट वो जो चीज़ है आयतन का फार्मूला देख लेते हैं। शंकु के छिन्नक का आयतन, तो शंकु की तरह ही इसमें भी 1/3 रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, उसमें होता था पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर की जगह पे कुछ और रहेगा, क्या रहना चाहिए वो रहेगा, देखिए फिलहाल एच तो ऐसे ही गुणा किया जाएगा तो एच पहले लिख लेते हैं, आर की जगह पे क्या रहेगा क्योंकि दो त्रिज्या हैं तो उसके लिए R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये आपको याद रखना होगा। ये हो गया इसके आयतन का फार्मूला। तो टोटल 4 फार्मूले आपको इस पूरी प्रश्नावली में प्रयोग करने हैं। एक तो ये तिर्यक ऊंचाई, सीधी ऊंचाई और त्रिज्याओं के में संबंध जो होता है वो एक फार्मूला है, वक्र पृष्ठ का है, संपूर्ण पृष्ठ का है और आयतन का है। और अब बिना किसी देरी के हम प्रश्नावली पर कूद सकते हैं। तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात जो बतानी चाहिए वो बता देते हैं कि शंकु के छिन्नक आयतन का ये जो फार्मूला होता है ये बहुविकल्पी प्रश्नों में भर भर के पूछा जाता है, कई बार तो पूछा गया है, मैंने खुद देखा है। तो आपको इस पूरी प्रश्नावली के सवाल लगाना आए या ना आए, लेकिन आयतन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और वक्र पृष्ठ भी याद कर लोगे तो मतलब पूरा फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो आयतन का फार्मूला तो आया है, मैंने एग्जाम देखा है क्योंकि हमने जब हल कराना शुरू किया था तो उसमें हमको दिखाई दिया था इसके बारे में, मॉडल पेपर्स में भी आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, उनके फार्मूला केवल, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं उसमें हमको एक्सप्लेन करके लिखना होगा, केवल फार्मूला पूछा जाता है कि कौन सा इसमें सही है वाले में आता है। अब 13.3 दिखाई दे रही है, पहले प्रश्न के साथ चल सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है यदि एक 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के छिन्नक, यहाँ पे शंकु का छिन्नक है तो हम यहाँ पे लिखेंगे छिन्नक की ऊंचाई दी गई है हमें, तो ऊंचाई h बराबर क्या है 6 सेंटीमीटर। जो जो चीज़ें मिलती है ऐसे ही लिखते जाते हैं। तो शंकु के छिन्नक के आधार की त्रिज्याएं, तो यहाँ पे है आधार की त्रिज्याएं, तो त्रिज्याएं क्या होने वाली है, बड़ी वाली को R1 ले लेते हैं और वो है 20 सेंटीमीटर, छोटी वाली को R2 ले लेते हैं वो हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई याद करनी है, क्या याद करना है, तिर्यक गलत तो नहीं लिखती है, सही नहीं लिखे हैं, उड़ंकुरा या में लगता है न कि का में लगता है। तो तिर्यक ऊंचाई L की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो रिलेशन तो आपको पता होगा इसके बीच में, नहीं पता है तो लिख देते हैं और एक चित्र बना लेते हैं इस प्रश्न को समझने के लिए। तो ये रहा अपना छिन्नक, इसकी बड़ी वाली त्रिज्या को हम 20 लेते हैं
छोटी वाली त्रिज्या को 12 लेते हैं, को 12 लिखना चाहिए, R2 बराबर नहीं लिखना चाहिए था। इसकी ऊंचाई को 6 लिखते हैं। तिर्यक ऊंचाई के बारे में हमको जानकारी कुछ नहीं है, बस हमको यह निकालना है। और रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन L स्क्वायर बराबर होता है H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर, जहाँ पे क्या होता है R1 ग्रेटर देन R2 होता है। ये आपको समझ के रखना होगा। और बस L की वैल्यू निकालनी है। H की वैल्यू हमको 6 मिल गई है, प्लस R1 कितना है अपना 20 है, उसमें से R2 यानी कि 12 को घटा दिया तो 6 छंग 36 हो गया, और 20 में से 12 गया 8, सॉरी यहाँ पे प्लस रहना चाहिए, 8 का स्क्वायर, तो ये 36 हो गया, प्लस 8 हटाए 64 हो गया। 36 और 64 का योगफल 100 हो जाता है। आप जोड़ लीजिए, और L स्क्वायर बराबर जब 100 हो रहा है तो L बराबर √100 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, और सबको सेंटीमीटर में चल रहा था तो ये सेंटीमीटर में रहेगा, तो L की वैल्यू आ गई 100 सेंटीमीटर। तो इतना आसान सा था ये प्रश्न। तो अब क्या करना है, प्रश्न संख्या 2 देखना है। और क्या करेंगे भाई, क्या लगता है इस प्रश्न में क्या कर पाओगे? बहुत आसान है, कर पाओगे भाई, आराम से कर पाओगे। छिन्नक के आधारों की त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। 10 तो इसको देख करके मतलब हम देखते कुछ हैं बोलते कुछ हैं, क्या ही है। तो लिख लेते हैं छिन्नक के आधारों की त्रिज्याएं। तो जैसी भी त्रिज्याएं दी गई हों, हमें क्या लिखना है, हमें R1 बराबर बड़का लेना है 14 सेंटीमीटर, और R2 बराबर छोटका लेना है। ठीक, यही हिसाब से फॉर्मूला आपने रटा है, उसी हिसाब से इसको रखिए। ज़्यादा कन्फ्यूजन करेंगे तो मतलब कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी गई, इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। तो भैया तिर्यक ऊंचाई जो होती है वो L बराबर होती है, और वो है 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई याद करनी है, यानी H का मान हमको याद करना है। फार्मूला आपका वही लगने वाला है, और फिगर बनाने के कोई मतलब नहीं बनता है, चीज़ें वही रहने वाली है। L स्क्वायर बराबर होता है H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 स्क्वायर होता है। L की जगह अपना यही 10 रख दो। H के बारे में पता करना है, और R1 कितना है हमने लिया 14, उसमें से 6 घटा देंगे, 14 माइनस 6 वर्ग कर लेंगे, तो 10 हो गया 100 बराबर हो गया H स्क्वायर प्लस 14 में से 6 गया, कितना होता है मेरे ख्याल से 8 6 14 होते हैं, यानी 8 बचना चाहिए। सही है भैया, तो 8 स्क्वायर हो रहा है, इसको उधर भेजना है, भेजना तो उधर ही है। ऐसे 100 माइनस 8 हटाएं 64 कर लो बराबर H स्क्वायर। भाई 100 में से 64 घटाओगे, जैसे तभी जोड़े थे 100 हो गया, तभी घटाने पर 36 मिल जाएगा। 10 में से 4 गेंद 6, 9 में से 6 गेंद 3, 1 में से मतलब 1 बचा ही कहाँ है, तो H स्क्वायर बराबर, तो H बराबर क्या हो जाएगा √36 ऐसा कह सकते हो, और 36 का वर्गमूल क्या होता है वो 6 होता है सेंटीमीटर ऐसा कह सकते हो। तो बस हो गई बात खत्म, मतलब हो गया प्रश्न और उत्तर मिल गया है। अब चल सकते हैं हम अगले प्रश्न पर, जो कि है हमारा तीसरा प्रश्न। कूद चलते हैं, और ये मैं पन्नों का प्रयोग कर रहा हूँ जो, हाँ ठीक है, कुछ नहीं बताना इनके बारे में, कोई जानकारी नहीं देनी है। तो तीसरा प्रश्न देखा जाए, जी हाँ देखा जाए। एक शंकु के छिन्नक की ऊंचाई, तो यहाँ पे हमें दिया गया है छिन्नक की ऊंचाई दी गई है, तो ऊंचाई लिख लेते हैं H बराबर 7 सेंटीमीटर। छिन्नक के आधारों की त्रिज्याएं, आधारों की त्रिज्याएं, आधार कार्ड भैया, आधार कार्ड बना ना सबका, तो बड़ा वाला ले लेते हैं कितना
6 और 3 है तो R1 बराबर 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, R2 बराबर 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं, आसानी रहेगी। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात करने की बात कर रहे हैं तो आयतन का सूत्र क्या होता है भैया, 1/3, ठीक, 1/3 और होता है पाई आर स्क्वायर, नहीं पहले तो एच लगा लेते हैं। देखिए आर स्क्वायर नहीं रहता है, पहले एच रहता है। आर स्क्वायर डायरेक्ट नहीं होता है क्योंकि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 रखना होता है, ये होता है फार्मूला। तो चीज़ों को रख देते हैं बस, इस पे और कुछ नहीं करना है, आप कर ही क्या सकते हो। लग रहा है कि कुछ और रखा जाए। अच्छा, यहाँ पे जो पाई का मान है वो 22/7 रखा जाए कि नहीं, ये निर्धारित वही चीज़ करता है कि कोई 7 से कटने वाली गिनती है कि नहीं। तो वो 7 होता है, एच का मान 7 दिया है मतलब कट जाएगा, तो हम बिंदास आराम से रख सकते हैं। याद रखें 22/7 ये जो पाई का मान होता है तभी रखा करें जब कोई गिनती कट रही हो, और अगर ना कट रही हो तो पाई को पाई ही पड़ा रहने दीजिए, अंत तक आखिर तक लिख जाइए जब तक कोई कटने वाली गिनती ना मिल जाए। तो एच का मान रख दिया हमने 7 और गुणते का कोष्टक बनाना चाहिए था हमें। डायरेक्ट R1 कितना है, 6 स्क्वायर प्लस R2 है 3 स्क्वायर प्लस R1 R2 यानी 6 गुणते 3 है। तो 7 से 7 कट रहा है, 3 से कोई गिनती कट नहीं रही है, लेकिन 3 को हम गायब थोड़ी ना कर सकते, तो ये 22/7 भाग भी 22/3 बच रहा है। 22 एक नम 22, 3 एक नम 3, ये बच रहा है। गुणते 6 का वर्ग होता है 36, 3 का वर्ग होता है 9 और छात्र 12 छात्र 18, इतना सा मिल गया है। अभी क्या करेंगे, पहले इनको ऐड करेंगे, जोड़ने के बाद देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं, और मुझे लग रहा है दिख रहा है ये सामने से, क्योंकि ये भी 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है। जोड़ने पर जो गिनती मिलेगी वो 3 से कट रही होगी, और 3 से कट जाने के बाद आंसर होता है आसानी से मिलेगा था मक्खन। लेकिन किसी का नाम मक्खन हुआ तो वो तो परेशान हो जाएगा, कहेगा मेरा नाम क्यों बार बार लेते हैं। ओके, तो जोड़ते हैं, क्या जोड़े भाई, 36 में 9 जोड़ने पर, या फिर ऐसे नहीं जोड़ते हैं, अच्छे से जोड़ लेते हैं। 6 9 15, 15 8, 15 5 20, 3 23, 23 का 3 हासिल लगे 2, 3 1 4 और 4 2 6, मिल गया इतना। और अब काट लेते हैं 3 से, 3 1 2 6, 3 1 नम 3, 21 मिल गया। 22 और 21 का गुणा करना है तो गुणा करा लेते हैं, 22 एक नम 22 को 2 हासिल लगे, तो 22 2 44, 44 2 46, तो 46 मिल गया। और इतना सा सेंटीमीटर क्यूब रख देंगे आंसर के रूप में और हो जाएगा काम। तो कैसा लगा भाई, वही तो आ रहा है, सेम टू सेम वही गिनती है, कोई समस्या की बात नहीं है। सो दोस्तों यहाँ पे हमको प्रश्न दिया गया है चौथा नंबर प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है। कहा गया है कि शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, इसके शिखर की ओर से एक छोटा शंकु इसके आधार के समांतर एक तल से काटा गया है। यदि छोटे शंकु का आयतन दिए हुए शंकु का आयतन का 1/64 हो तो आधार की कितनी ऊंचाई पर उसे काटा गया है। तो भाई सवाल कुछ ऐसी होने वाली है कि आप पहले बात तो आपको एक शंकु दिया गया है, ठीक है, तो ये है आपका वो शंकु प्यारा सा, ये इसका सीधी ऊंचाई हो गई है, इसका नाम V लिख देते हैं, यहाँ पे A लिख देते हैं, यहाँ पे B लिख देते हैं, यहाँ पे O लिखना था हमें, बूंदी से रखा गया। तो यहाँ पे इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले तो ये आपने ले लिया, इसका नाम तो लिख लेते हैं। आपको लिखना होगा कि माना कि VAB एक शंकु है जिसकी ऊंचाई, ठीक, जिसकी जो ऊंचाई है उसकी ज़रूरत है। ऊंचाई यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, VO, और सवाल में कहा गया है कि एक शंकु की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है। ऊंचाई हम VO बराबर 60 सेंटीमीटर तथा जो हमारा आधार होगा
उसके आधार की त्रिज्या भी तो ले लें। त्रिज्या r है, यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास ये इसकी जो त्रिज्या है वो r हो गई है। अब क्या करता है कि हमको यहाँ पे इसको काटना है, तो भाई लिखेंगे पहले माना शंकु को मैं देखें शंकु को आधार से h ऊंचाई तक काट लेते हैं, यहीं पर काट देते हैं और यही ऊंचाई अपनी h है जहाँ पे काटा गया है। माना शंकु को आधार से h ऊंचाई पर एक समतल द्वारा, एक समतल या फिर एक तल द्वारा काटा गया है, तब हमें एक छोटा शंकु क्या है भैया v, यहाँ पे देखेंगे ऊपर वाला जो शंकु प्राप्त हुआ है यही अपना छोटा सा है, यहाँ पे a डैश लिख देते हैं, यहाँ पे b डैश लिख देते हैं, तो v a डैश b डैश जो प्राप्त होगा वो वही है v a डैश b डैश प्राप्त होता है। ओके, ये प्राप्त होता है। अब क्या करना है कि फिर से मानना है जो हमारा जो छोटा सा शंकु प्राप्त हुआ है इसके आधार की त्रिज्या हमको r1 लेनी है और ऊंचाई h1 लेनी है, ताकि हम कुछ और भी काम कर सके। क्या काम कर सकेंगे पहले बात तो मान लेते हैं। माना जो छोटा शंकु है, छोटे शंकु के आधार की त्रिज्या लेते हैं, तो आधार की त्रिज्या क्या रहने वाली है r1 तथा ऊंचाई वो h1 है। इतना मान लेने के बाद हमको क्या करना होगा, हमें संबंध स्थापित करना होगा r और r1 और r के बीच में, h1 और पूरा h नहीं, यहाँ पे जो भी है उनके बीच में हमको पूरा संबंध स्थापित करना है। तो चलिए देखेंगे क्या क्या हम स्थापित करने वाले हैं। ठीक, देखो स्पष्ट रूप से क्या होने वाला है पहले बात तो समझ लो। यहाँ पे लिखा जाएगा स्पष्ट रूप से, आपको पता होना चाहिए स्पष्ट रूप से क्या होने वाला है कि ये वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज समरूप होंगे, क्योंकि ये वाला कोण उभयनिष्ठ है और ये वाला दोनों में 90 अंश है। तो यहाँ पे लिखते हैं स्पष्ट रूप से दोनों त्रिभुज का नाम है V, यहाँ पे O डैश लिखना था O डैश B, तो त्रिभुज O डैश B डैश V तथा, या फिर तथा नहीं सीधा सीधा समरूप लिखना चाहिए। त्रिभुज अब O से शुरुआत कर ही दी है तो O B V लिख लेते हैं। त्रिभुज O B V समरूप है और यहाँ पे कसौटी, समरूपता कसौटी लिख लेते हैं और उसमें डिटेल भी लिख देते हैं जिसकी वजह से हम समरूप कर रहे हैं। तो ए समरूपता से क्या बराबर होने वाला है, यहाँ वाला OVB यानी कि कोण O डैश VB बराबर है कोण OVB के, और साथ ही VO डैश B कोण VO डैश B डैश बराबर कोण OVOB। ठीक है, ये 90 अंश के बराबर थे, इसकी वजह से यहाँ पे बराबर हो गया समरूपता से। जब ये समरूप हो गए तो मिलेगा क्या, भुजाओं का अनुपात मिलेगा भाई, इतना बटे पूरा, इतना बटे पूरा। तो H1 ऊपर वाला है, पूरा तो हमारा 60 था, हमने पूरा कुछ माना नहीं है। ये H केवल इसकी डिस्टेंस है, हमको यहाँ पे पूरा प्रयोग करना है तो हम 60 प्रयोग कर रहे हैं, बराबर इनका नाम अगर लिख लेते तो ज़्यादा अच्छा था। R1 बटे R है, तो इससे पहले हम इनका नाम लिख लेते हैं V O डैश
वी ओ डैश बराबर बटे वी ओ बराबर यहाँ पे ओ डैश बी डैश बराबर बटे ओ बी। ये सभी भुजाओं के नाम है। यहाँ पे ये आर है तो हमको यहाँ पे आर रखना था, R1 नहीं रखना था। और बस ये जो मिला है यही एक इक्वेशन है, हम आगे इसको प्रयोग करेंगे अभी। अब देखो शंकु का आयतन जो है वो उनका रेशियो दिया गया था। छोटे वाले शंकु का आयतन बड़े वाले शंकु का 1/64 गुना है। तो पहले छोटे वाले शंकु का नाम लिख लेते हैं, तो इसको ऊपर ही खसका लेते हैं, ऐसे ही यहीं से देख लेते हैं। ठीक है, छोटे वाले शंकु का नाम है, यहाँ पे लिखेंगे शंकु वी ए डैश बी डैश का आयतन। ये जो आयतन है वो बराबर है 1/64 गुणते क्या भैया, वी ए बी का आयतन, शंकु वी ए बी का आयतन। ठीक है, चलो आयतन निकालना शुरू करते हैं। इसका आयतन छुटका हुआ का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 रखते हैं और पाई रखते हैं। आर कौन है भैया, यहाँ पे R1 है स्क्वायर इंटू एच। इसके लिए ऊंचाई क्या है, H1 है, बराबर 1/64 दिखाई दे रहा है। शंकु का आयतन, बड़े वाले शंकु का आयतन 1/3 पाई आर कितना है, वो आर ही है, आर स्क्वायर। एच कितना है, टोटल हाइट कितनी है, वो 60 है। हम यहाँ पे डायरेक्ट 60 यूज करेंगे, एच कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक, अब क्या है कि ये जो 1/3 पाई है वो कट जाएगा। R1 का यही रहने दो, ये जो R2 है इसको नीचे, R जो है उसको नीचे भेज दो। तो यहाँ पे R1 स्क्वायर है बटे R स्क्वायर है और इंटू H1 है। इधर की ओर क्या बच रहा है, केवल और केवल 60/64 मिल रहा है। कितना, 60/64। तो कट रहा है, ये 2 से काट देते हैं तो 30 आ जाएगा, और ये 32, ये 15 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। बस इतना ही छोड़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि R1 बटे R दोनों की घाते 2 है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं R1 बटे R की घाते 2 इंटू H बराबर 15/16 लिख सकते हैं। और हमने R1/R2 की जो वैल्यू है वो निकाल के रखी थी। अगर आप ध्यान से देखें समीकरण 1 में R1/R की जो है वैल्यू है वो H/60 है। तो यहीं पे प्रयोग करना है। समीकरण 1 से हम क्या करने वाले हैं, इसकी जगह पे लिखने वाले हैं क्या, अच्छा ये H1 चल रहा था, ये H1/60 यहाँ पे लिखा जाएगा H1/60, उसकी घाते 2 है, गुणते H1 है, और बाकी 15/16 तो है ही। तो पन्नों की लेयर देखकर आप समझ चुके होंगे कि मैं कितनी गलतियां कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये चौथी गलती है। ओके, तो फिर से शुरुआत करते हैं, मतलब जहाँ तक ठीक लग रहा है उसके आगे बात को बढ़ाते हैं कि H इस 1 की स्क्वायर होने वाला है। तो H1 स्क्वायर यहाँ पे मिलेगा इंटू H ऐसे रहेगा, H1 रहेगा, 60 का वर्ग होने वाला है, 6×36 हो जाएगा और 00 लग जाएगा, बराबर 15/16 हो गया। अब क्या करोगे, ये ऊपर जाएगा, इन दोनों को गुणा क्या हो जाएगा, H1 क्यूब हो जाएगा, H1 की घाते 3 हो गई है। यहाँ पे 15 गुणते अपना 3600 हो गया, मतलब जो भी है बटे 16 काटते हैं। देखो 4 चौक 16 कट रहा है, 4 9 36 होता है, आराम से कट गया। 2 से काटते हैं 2 मिल जाएगा, 2 से काटेंगे 450 हो गया। 2 से फिर से काटने की बारी आ जाए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 225 आ गया। और यहाँ पे 15 तो है ही। तो अब क्या होगा, H1 क्यूब बराबर है 15 गुणते 225। ठीक, तो H1 बराबर हो जाएगा क्यूब रूट यानी कि घनमूल 15 गुणते 225। घनमूल निकालते हैं, उसके लिए आपको इसका फैक्टराइजेशन करना होगा यानी कि गुणनखंड। 15 को होता है 5 × 15, यहाँ पे 5 और 3 मिल गया। 225 क्या होता है, 15 में 225, यानी कि थोड़ा सा देख लेते हैं फैक्टर करके। 225 है और 3 से काट देते हैं, क्योंकि 3 से 21, 3 × 5 = 15 होता है, 3 से काट देते हैं 25 मिल गया, 25 × 3 = 75 होता है। फिर 5 से काटा और 5 से काटा और ये खत्म हो गया। तो कितना मिला भाई, यहाँ पे 3 गुणते
5 गुणित 5 मिल गया है, जोड़ा बन रहा है भैया, 3 3 का जोड़ा बनाने की ज़रूरत है क्योंकि घाते 3 हो रही है। तो यहाँ पे ये 5 का भी बन रहा है और ये 3 का भी बन रहा है, तो आप 5 गुणित 3 कह सकते हो, बाहर निकल आएगा। तो H1 बराबर 5 तिहाई 15 हो रहा है। तो ये जो 15 मिला है ये हो गई आपकी H1 की लंबाई, मतलब H1। अब फिगर देख लेते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो H1 यहाँ से यहाँ तक था, हमको H की वैल्यू चाहिए। H बराबर होगा टोटल 60 माइनस H1। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा H है वो 60 माइनस H1 है। तो 60 में से H1 यानी कि 15 घटा देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा, सेंटीमीटर में रहेगा, जो कि आगे H1 यानी छिन्नक को, मतलब आपके शंकु को इतनी ऊंचाई पर काटा जाएगा।